हेलो एवरीवन। कल हम कुछ सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में बात कर चुके थे। इस क्लास में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे और जो बाकी सेल ऑर्गेनेली हमारे बच गए हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम स्टार्टिंग से जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सो माइटोकॉन्ड्रिया हैज अ डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के डबल मेम्ब्रेन होती है। जो सिंगल मेम्ब्रेन वाला हमने कल भी एक सेल ऑर्गेनेली देखा था, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके कितनी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं? डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं। विच हैज इट्स ओन डीएनए। ये चीजें याद रखने वाले हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अलग डीएनए होता है, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहा जाता है। ऑटोनोमस जो खुद काम करता है, जिसके खुद की एक आइडेंटिटी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खुद का अपना डीएनए होता है, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी कहा जाता है। हम सबको पता है कि जितने भी सेल हैं उनको एनर्जी की जरूरत होती है ताकि वो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। दिस एनर्जी इज जनरेटेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। ये एनर्जी कौन जनरेट करता है? माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है। विच आर ऑफन कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी की नीड्स हैं वो सभी सेल्स की अलग अलग हैं, और सभी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है जो उस सेल के लिए क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क होता है। ब्रीदिंग इनटेक ऑफ एयर एंड गिविंग आउट एयर इज नोन एज ब्रीदिंग, जबकि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया वो साइट है जहां पर रेस्पिरेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। दे यूज ऑक्सीजन from the air to oxidize the carbohydrates and thereby release energy. So जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है टू रिलीज एनर्जी। ग्लूकोज क्या है? एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, और इस टाइप की रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और वो कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। सो एनर्जी करेंसी क्या होती है सेल की? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है। एटीपी होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इसी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। एकदम से तो सारी एनर्जी हम यूज नहीं कर सकते, हमें कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी की सप्लाई की जरूरत होती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी जनरेट कर देता है, और जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है हमारी बॉडी इस एटीपी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करके उसमें से एनर्जी का इस्तेमाल कर लेती है। जैसे हमारे पास घर में करेंसी होती है, हम जो करते हैं उसका सब कुछ खाने की चीजें ले आते हैं, नहीं, हमारे पास एक करेंसी होती है जिसकी सहायता से हम कुछ भी परचेज कर सकते हैं जब भी हमें जरूरत हो। तो एटीपी ऐसा एक एनर्जी करेंसी है, जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होगी हम इस एटीपी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करेंगे। द टू मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, हमने बात की कि माइटोकॉन्ड्रिया के डबल मेम्ब्रेन होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन है वो पोरस होती है नेचर में, चीजों को अंदर बाहर जाने देगी। इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होती है। डीपली फोल्डेड होती है ताकि सरफेस एरिया ज्यादा मिले फॉर द जनरेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। किस लिए होती है वो डीपली फोल्डेड? काफी ज्यादा फोल्डेड क्यों होती है वो? ताकि वो सरफेस एरिया को बढ़ाए, ताकि एटीपी की जनरेशन ज्यादा से ज्यादा हो। इसीलिए अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड होती है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली इज योर प्लास्टिड। प्लास्टिड्स क्या हैं जी? सिर्फ आपको किस में देखने को मिलेंगे? प्लांट्स में देखने को मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड भी एक डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेली है जिसका खुद का डीएनए और राइबोसोम है। मतलब प्लास्टिड का अपना खुद का डीएनए है और खुद के राइबोसोम है, मतलब खुद के लिए खुद प्रोटीन प्रिपेयर करता है। प्लास्टिड एग्जिस्ट इन प्लांट्स सेल ओनली डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द फंक्शन दे प्ले इन द सेल दे कैन बी क्लासिफाइड एज। क्या फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं उसके बेस पे प्लास्टिड को क्लासिफाई किया जा सकता है। दो ब्रॉडर कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड करते हैं, एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, एक होते हैं आपके क्रोमोप्लास्ट। अब आगे एक बार देख लेते हैं इनके बारे में। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट दोनों के डिफरेंसेस देख लेते हैं। क्रोमोप्लास्ट नाम से ही क्रोमो वर्ड आ रहा है, कलर्ड होते हैं नेचर में। इनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, और यही क्लोरोफिल प्लांट की लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं नेचर के अंदर। क्रोमोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। हमें पता है क्लोरोफिल नहीं होगा
तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। हमने छोटी क्लास में स्टार्च वाली आयोडीन टेस्ट करके देखा था स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। उसमें हमें पता था कि अगर हम प्लांट को शेडेड रीजन में, डार्क रूम में कुछ दिन के लिए रखेंगे तो वहां पर क्या नहीं होगा, आप देखेंगे कि वहां पर स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं होगी। जो स्टार्च था वो यूटिलाइज हो जाएगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस डार्क रूम में नहीं होता है। वहां पे हम लोगों ने देखा था कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, स्टोरेज स्पेस का काम करता है सेल के अंदर, स्टोर कर सकते हैं चीजों को उसके अंदर। क्रोमोप्लास्ट के अंदर ऑरेंज और येलो कलर के पिगमेंट भी देखने को मिलेंगे। क्रोमो कलर से रिलेटेड है, तो जितने भी कलर प्लांट को मिलते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से मिलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टार्च, प्रोटीन और ऑयल प्रेजेंट होता है। कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लोरोप्लास्ट। अब जो ये क्लोरोप्लास्ट है इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू एम्यूलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इतना डिटेल में आपकी क्लास में है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि अगर ऐसे प्लास्ट वर्ड आ रहे हैं तो ये ल्यूकोप्लास्ट के हैं। जो कलर्ड प्लास्टिड है वो किसकी कैटेगरी में आएंगे, क्रोमोप्लास्ट की कैटेगरी में आएंगे। अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली है जो कंडक्ट करता है फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर। हमें पता है क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है क्लोरोफिल वो किस में प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स क्लोरो एंड प्लास्ट विच मीन्स ग्रीन एंड प्लांट्स रिस्पेक्टिवली। जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो डिराइव हुआ है दो वर्ड से। क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन और प्लास्ट का मतलब होता है प्लांट। ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। इसके अलावा उसके अंदर लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, डीएनए, आरएनए, ग्रेना, थाइलोकॉइड्स, स्ट्रोमा, ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर, क्या फंक्शन है, कंडक्ट फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस करने में, प्रोटीन की सिंथेसिस करने में, ऑक्सीजन को रिलीज करने में, स्टार्च के स्टोरेज में क्लोरोप्लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। Light dependent reaction in photosynthesis. During photosynthesis, chlorophyll absorbs the light energy. जो सन से लाइट एनर्जी आ रही है उसको एब्जॉर्ब करने का काम क्लोरोफिल का होता है, जो उसके बाद यूज की जाती है दो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने के लिए जिनको कहा जाता है एटीपी और NADPH। थाइलेकोइड्स, दे आर पिल्लो शेप्ड कंपार्टमेंट्स इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिल्लो जैसी शेप के कंपार्टमेंट हैं। जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जो दिन के समय होती है इन फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन देम। थाइलेकोइड्स के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होती है। स्ट्रोमा, इट इज अ फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स इन द क्लोरोप्लास्ट। इट इज कलरलेस, कलरलेस फ्लूइड होता है। इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के लिए जो फोटोसिंथेसिस के अंदर होती है। तो ये एंजाइम कैरी करता है, फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स है, एंजाइम कैरी करता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ग्रेना, स्टैक्स ऑफ थाइलेकोइड्स आर कॉल्ड ग्रेना। ग्रेना कहलाते हैं जो स्टैक्स हैं। दे आर फाउंड इन द स्ट्रोमा, किसमें मिलेंगे, स्ट्रोमा के अंदर ग्रेना मिलेंगे। दे प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं सो दैट द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस। तो फोटोसिंथेसिस कहां पे होती है, ग्रेना में होती है। नेक्स्ट आर योर वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर द प्लेस वेयर सेल्स कैन स्टोर लिक्विड एंड सॉलिड्स। तो प्लांट अपने स्टोरेज के लिए वैक्यूल्स का इस्तेमाल करता है। दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहां पे प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही जगह, प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। बट प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स बड़े साइज के होते हैं जबकि एनिमल्स के अंदर वो छोटे साइज के होते हैं। तो डिफरेंसेस देख लेते हैं प्लांट सेल वैक्यूल और एनिमल सेल वैक्यूल के अंदर। Plant cell vacuoles store all the material that is required for the plant to stay alive such as water. वाटर वगैरह स्टोर करके रखने में मदद करता है जो प्लांट के लिए जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो फूड आइटम्स कंटेन करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। हमने फूड वैक्यूल पढ़ा था अमीबा के अंदर, ऐसा ही पैरामीशियम के अंदर भी पढ़ा हुआ है। प्लांट वैक्यूल्स मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द प्लांट। प्लांट की टर्जिडिटी मेंटेन करने में वैक्यूल मदद करते हैं। एनिमल्स वैक्यूल कैन ऑल्सो एक्सपेल वाटर एंड वेस्ट आउट ऑफ द सेल। तो एनिमल वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है सेल के अंदर, जो एनिमल का वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है
और जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको बॉडी से बाहर निकालने में मदद करते हैं। प्लांट सेल जनरली कंटेन ए सिंगल लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल के अंदर एक वैक्यूल होता है आमतौर पर और वो बहुत बड़ा होता है। एनिमल सेल के अंदर बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं। प्लांट वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। प्लांट सेल में वैक्यूल सेंटर में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में वो स्कैटर्ड होते हैं पूरे सेल के अंदर छोटे छोटे कई सारे। नेक्स्ट इज योर सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल एक स्मॉल सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स है, आपको यहां पर सेंट्रियोल्स दिख रहे होंगे, अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक वे। एक स्पेसिफिक वे में ये अरेंज्ड है, आप देख सकते हैं बहुत स्पेसिफिक वे में ये अरेंज्ड है। एक आपको इसके अंदर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिखाई देगा। देयर मेन पर्पज इज टू हेल्प अ सेल इन सेल डिवीजन। सेल की डिवीजन में उसको मदद करता है। दे आर फाउंड नियर द न्यूक्लियस बट दे कैन बी सीन ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। न्यूक्लियस के आसपास ही ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये अपीयर ही सेल डिवीजन के टाइम पे होते हैं क्योंकि ये उसी में हेल्प करते हैं। दे आर फाउंड इन पेयर्स, पेयर्स में मिलेंगे, एंड फॉर्म ए स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड सेंट्रोसोम विच अपीयर नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास आपको अपीयर होता हुआ दिखाई देगा। कौन? सेंट्रोसोम। ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं और एक स्पेशल सब्सटेंस बनाते हैं जिसको सेंट्रोसोम कहा जाता है, जो न्यूक्लियस के पास आपको देखने को मिलेगा। जब सेल डिवाइड होता है तो जो सेंट्रोसोम है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है और हर एक पार्ट अपोजिट साइड में चला जाता है सेल के, जिससे कि सेल दो डिफरेंट डॉटर सेल्स में डिवाइड हो सके। राइबोसोम्स, दे आर सेल ऑर्गेनेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। हमने ऊपर भी बहुत बार राइबोसोम्स का नाम सुना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी सुना था। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइबोसोम्स कैन बी फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स बिकॉज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट इन बोथ ऑफ देम। राइबोसोम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोट जिनके वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, यूकैरियोट्स जिनके वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था, दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो फ्रीली फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर they can found floating in cytoplasm or they are often attached to endoplasmic reticulum। या तो आपको तैरते हुए मिल जाएंगे या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे हुए मिलेंगे, और उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। The ribosomes attached to endoplasmic reticulum synthesize protein that are to be exported out of the cell, while the ribosomes floating inside the cell synthesize proteins are used inside the cell। वो राइबोसोम्स जो साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे हैं वो जो प्रोटीन बनाते हैं वो उसी सेल के द्वारा इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स हैं वो जो प्रोटीन बनाते हैं वो सेल से बाहर जाके दूसरी जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोक्सीसोम्स, प्रोक्सीसोम्स छोटे वेसल्स हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। दीज आर योर प्रोक्सीसोम्स। यहां पे देख सकते हैं प्रोक्सीसोम, ये छोटा सा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है? आपका प्रोक्सीसोम। दीज एंजाइम्स आर यूज्ड टू ब्रेक टॉक्सिक मटेरियल इनसाइड द सेल। तो आपके सेल के अंदर जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है उसको तोड़ने का काम वही एंजाइम करते हैं जो आपके किस में प्रेजेंट है? प्रोक्सीसोम्स में प्रेजेंट है। दे डाइजेस्ट द फैटी एसिड ऑफ द सेल एज वेल एज अमाइनो एसिड बाय कैरिंग आउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द सेल। तो फैटी एसिड मतलब फैट से जो फैटी एसिड बनते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम, और अमाइनो एसिड को ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है? प्रोक्सीसोम्स करते हैं। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ एल्कोहल इन द ह्यूमन बॉडी, हेंस द लीवर कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोक्सीसोम्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर एल्कोहल को डाइजेस्ट करने का काम भी प्रोक्सीसोम्स का ही होता है, इसीलिए लीवर के अंदर सबसे ज्यादा प्रोक्सीसोम्स मिलते हैं। इसीलिए हमने सुना है कि अगर किसी का लीवर इफेक्ट हो जाता है तो उसके लिए एल्कोहल जानलेवा साबित हो सकती है। एक लिमिटेड अमाउंट तक ठीक है, लेकिन अगर कोई भी चीज अनलिमिटेड अमाउंट में होती है तो वो काफी ज्यादा नुकसानदायक होती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।